अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की खदोहाल वाज़ेह हो गई है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंज़दा की क़यादत में अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी को वज़ीर दाखिला बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का हेड है और जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। हक्कानी सन 2008 में काबुल में हिंदुस्तानी सफारतखाने पर हमले का जिम्मेदार है। काबीना में कोई खातून शामिल नहीं है। नई काबीना में 33 वुज़रा में 20 का ताल्लुक तालिबान और हक्कानी ग्रुप से है। अमरीका ने भी नई काबीना में शामिल कुछ नामों पर तशवीश का इजहार किया है। तालिबान काबीना में शामिल कुछ वुज़रा मुल्ला खैरुल्लाह, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, अब्दुल हक वासिक और मोहम्मद फाजिल मजलूम गुआंतानामो बे जेल में बंद रह चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि चीन को तालिबान से फिक्र लाहक है, इसलिए उन्हें यकीन है कि चीन तालिबान के साथ काम करने के लिए इंतजामात की कोशिश करेगा। बाइडन का मानना है कि चीन तालिबान की माली मदद करेगा। बाइडन का मजीद कहना है कि पाकिस्तान, रूस और ईरान भी चीन की राह पर चलेंगे। माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मुहिबुल हक साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। ये जो नई इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान ने तश्कील दी है 33 मेंबर्स पर मुश्तमिल, इसको देखकर क्या लग रहा है कि क्या एक बैलेंस तरीके से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है? किस सोच और किस फिक्र के साथ माना जा रहा है कि तालिबान ने ये 33 मेंबर्स पर मुश्तमिल इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है? देखिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान ने बनाई है, बहरहाल अपने जो उनके रैंक्स एंड फाइल्स हैं उनमें तमाम ग्रुप्स को एकोमोडेट करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, ये बात कही जाती है कि तालिबान ने बाकी जो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट एसोसिएटेड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को किस तरह से शमूलियत देनी है उस पर तालिबान ने गौर नहीं किया है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम बहुत ही हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट ना करें तालिबान के लिए जी। मिसाल के तौर पे अगर डेमोक्रेट्स इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो फिर रिपब्लिकन को अपनी गवर्नमेंट में शामिल नहीं करते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि तालिबान विक्ट्री के जरिए तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हुआ है, और ऐसी हालत में जाहिर सी बात है चॉइस उनके पास है कि वो किन लोगों को गवर्नमेंट में शामिल करते हैं। तो अपोजिशन फोर्सेज को गवर्नमेंट में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात अगर की जाती है तो डेमोक्रेसी में भी ऐसा नहीं होता कि डिफीटेड अपोजिशन को गवर्नमेंट में शामिल किया जाए अनलेस वो कोalition हो। तो हम ये देखते हैं कि तालिबान ने ये जो फतह हासिल की है वो अपनी बेस पे, अपनी ताकत पे हासिल की है। तो ऐसी हालत में जो भी गवर्नमेंट बनी है, तालिबान ने अपने रैंक्स एंड फाइल्स को, डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। वहीं पर अमेरिका को काफ़ी तशवीश लाहक है कि जिस तरह से जिन लोगों को चुना गया है, जिन लोगों को मिनिस्ट्रीज दी गई है, उस हवाले से बाइडन हुकूमत काफ़ी तशवीश में मुब्तला हो गई है। देखिए, अगर अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका ने पहले भी खुद तालिबान और बैड तालिबान की बात की थी। अगर आप देखें तो वो जो फॉर्मर पहले मुजाहिदीन जिनको कहा गया, बाद में उन्हें टेररिस्ट कहा गया, तो ये जो डेफिनेशनल डायलेमा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, खास करके जो इस तरह की फोर्सेज है उसके लिए वो एविडेंट है, वो हमेशा से रहा है कि अगर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं तो उनको टेररिस्ट कहा जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो मामला है जाहिर सी बात है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये तमाम लोग किसी ना किसी तरह से अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे या अमेरिका और उसके हलीफ के खिलाफ लड़ते रहे। तो जो लोग मुखालिफ रहे हैं अमेरिका की नज़र में यकीनन वो टेररिस्ट होंगे, और अमेरिका की जो सपोर्टेड गवर्नमेंट है उसको वो लोग अपोज करते रहे। तो ऐसी हालत में अमेरिका के तशवीश में मुब्तला होना तो ये लाजमी है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अफगानिस्तान के लोग या अफगानिस्तान के अमन और शांति के लोग कितना काम कर पाते हैं, ये ज़्यादा अहम कंसर्न है। अमेरिका इससे क्या सोचता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुहिबुल हक साहब, जो जिनको मेन ओहदे दिए गए हैं, चाहे वज़ीर आज़म या फिर जिनको नायब वज़ीर आज़म के तौर पर चुना गया है, जिनको मेन मिनिस्ट्रीज दी गई है, उस कोर ग्रुप को अगर हम देखें तो किस तरह से उन लीडर्स को देखा जाता है? क्या एक मॉडरेट के तौर पर या फिर एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर उनको देखा जाता है? देखिए, जिन लोगों को ओहदे दिए गए हैं उनके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ाम भी हैं। उनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम हैं कि बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान उन लोगों ने बहुत सारी ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिन्हें टेररिस्ट ऑपरेशन कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये तालिबान को पूरी दुनिया आज की डेट में एक बदला हुआ तालिबान मान रही है, और कुछ उनके तरीके भी नज़र आ रहे हैं जिस तरह के नेगोशिएशंस में, डायलॉग में, डिस्कशन में जो यकीन कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि डेलिब्रेशन, डिस्कशन और डायलॉग में अगर लोग इन्वॉल्व होते हैं
कोई भी फोर्स इन्वॉल्व होती है तो वो बहुत कुछ सीखती भी है। जी और जो इंटरनेशनल नॉर्म है बिहेवियर के, लेकिन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान का, कि अफगानिस्तान की सरजमीन टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जी और तालिबान ने बार बार इसका एश्योरेंस दिया है। जी जो लोग गवर्नमेंट में शामिल रहे हैं, जाहिर सी बात है अब वो उसे अमल करके दिखाते हैं या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। जी फिलहाल जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो हार्डकोर फाइटर्स रहे हैं, जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, वहीं जो खवातीन है वो इस कैबिनेट में शामिल नहीं है। हालांकि कहा गया है कि कैबिनेट में फिर जो मिनिस्ट्रीज है वहां पर खवातीन काम करेंगी, लेकिन ऐसा कोई मिनिस्ट्री जो है किसी खवातीन को नहीं दी गई है, और ये पहले ही कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया था। देखिए, तालिबान की गवर्नमेंट जिस तरह का नैरेटिव डेराइव करती है उसमें खवातीन के लिए कोई बहुत अहम रोल नहीं हो सकता, हमें ये मानना होगा। ये एक मेल डोमिनेटेड गवर्नमेंट होगी और खवातीन के लिए सबऑर्डिनेट पोजीशन ही वो प्रेस्क्राइब करेंगे अफगान कल्चर के हिसाब से, और जिस तरह का नैरेटिव वो डेराइव करते हैं उसमें। जाहिर बात है हेड ऑफ स्टेट या कोई बड़ी पोजीशन औरतों को मिलने की उम्मीद नहीं है। तालिबान से इतना कंसेशन पे ही लोग खुश हैं कि वो औरतों को पढ़ने की इजाज़त दे दें, उन्हें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिले की इजाज़त हो। जहाँ तक गवर्नमेंट का मामला है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिलेगी, और ये तशवीशनाक बात है। ये तशवीशनाक बात इसलिए है कि अगर कोई डेलिब्रेशन डिस्कशन की गवर्नमेंट है तो उसमें औरतों को खातिर ख्वाह मकाम मिलना चाहिए। तो उस तरह से ये एक रिग्रेसिव पॉलिसी तालिबान की रहेगी, इसकी तशवीश पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है। जी मुहिबुल हक साहब, ये बता दें कि क्या अमेरिका इस वजह से भी घबराहट का शिकार है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चीन मदद करेगा और रूस, ईरान और पाकिस्तान भी मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पोजीशन के हवाले से क्या अमेरिका घबराहट का शिकार हो रहा है कि रूस तो पहले से ही दुश्मन था, चीन भी के साथ राइवलरी है, ऐसे में ये तमाम तर मुल्क एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका को? देखिए, अमेरिका की घबराहट अगर आप देखें तो 2008 में अमेरिका जिसको सपोर्ट करता था, जॉर्जिया, वहाँ पे रशिया एंटर करता है और उसके बाद से उसने साउथ ऑफ एशिया और अब्खाज़िया बना दिया, दो इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिए। फिर यूक्रेन में रशिया ने इंटरवीन किया। फिर वो तो पोस्ट सोवियत स्पेस था, वहाँ से बाहर निकल कर फिर सीरिया में रशिया ने इंटरवीन किया। और अब अगर आप देखें अफगानिस्तान में चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इन लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट है। ये जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका को सेटबैक का सामना है 2008 से लेकर के अभी तक। जी। तो ऐसी हालत में अमेरिका जो एक सुपर पावर नहीं बल्कि सुप्रीम पावर ऑन अर्थ की हैसियत रखता था, उसको कहीं ना कहीं डेंट लगता है और अमेरिका की घबराहट इसमें फिक्री है। जी। इसलिए कि ये जो रीजनल पावर्स हैं, खास करके ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अगर ये सब इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, तो अमेरिका जो रीजनल बैलेंस चाहता है या ऑफशोर बैलेंसिंग चाहता है, वो ऑफशोर बैलेंसिंग डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है और अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है या अमेरिका का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसी हालत में उनका घबराना वो फिक्री है। बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रूसी कौमी सलामती के मुशीर हिंदुस्तानी हम मनसब अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। आज सुबह 10 बजे ये मुलाकात होगी। अफगानिस्तान के हालात पर तबादले ख्याल होगा। पीएम मोदी और वजीर खारजा जयशंकर से मिलेंगे। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। रूसी कौमी सलामती के मुशीर हिंदुस्तानी हम मनसब अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। आज सुबह 10 बजे ये मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में अफगानिस्तान के हालात पर तबादले ख्याल होगा। पीएम मोदी और वजीर खारजा जयशंकर निकोलॉय से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में क्योंकि अब इंटरिम गवर्नमेंट का ऐलान हो चुका है, ऐसे में भी ये मुलाकात काफ़ी अहम है। वहीं जहां पे रूस ने भी तालिबान हुकूमत के लिए अपना सपोर्ट का इजहार किया है। अब क्योंकि आज 10 बजे रूसी कौमी सलामती के मुशीर हिंदुस्तानी हम मनसब अजीत डोभाल से मिलेंगे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत होगी, तो काफ़ी अहम ये बातचीत होनी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेक्सिको में बड़े नुकसान का इम्कान। रेक्टर स्केल पर 7.1 की शिद्दत दर्ज की गई है। मेक्सिको में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर 7.1 की शिद्दत दर्ज की गई है। मेक्सिको से ये बड़ी खबर है।
मेक्सिको के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। मेक्सिको में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.1 दर्ज की गई है। बड़े नुकसान का इम्कान जताया जा रहा है। मेक्सिको में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर अगर हम बात करें तो इसकी शिद्दत 7.1 दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मेक्सिको में बड़े नुकसान का इम्कान, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.1 दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। करनाल में किसानों ने जिला सेक्रेटरीट के बाहर ठोस महाज बनाकर बैठ गए हैं। आज करनाल में एहतजाज का दूसरा दिन है। किसान रहनुमा मुस्तकबिल की हिकमत अमली का फैसला करेंगे। जिला सेक्रेटरीट के बाहर पहली रात गुजारने के बाद किसानों में जोश और खरोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इसके साथ ही पुलिस फोर्स, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ एहलकारों को जिला सेक्रेटरीट के अंदर और बाहर मौजूद है। कल इंतजामिया और किसान रहनुमाओं के दरमियान बातचीत नाकाम रही थी, लेकिन तवक्का है कि आज एक बार फिर इंतजामिया किसान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुला सकती है। किसान रहनुमाओं का मुतालबा है कि एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए या उसे मुअत्तल किया जाए, वरना ये मजबूत महाज करनाल में जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट सेक्टर 12 में वाक़ है, इसलिए यहाँ कई दफातर है, इसलिए आम लोगों को भी इससे परेशानी का सामना है। ये हमें जो टैग दिया हुआ आतंकवादी खालिस्तानी, तो क्या हमें सच में खालिस्तानी समझ रहे हैं? मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सामने हमारे यूनिफॉर्म में बीएसएफ के जवानों को खड़े देखा कि हमें इतना बड़ा दुश्मन मानने लगे। हम देश के अंदर ही दुश्मन बना दिए सरकार ने। कल को वो आर्मी को बुला लो अगर इतना ही हमारे से खतरा है तो। और जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, उस दिन ना बीएसएफ कुछ बिगाड़ पाएगी, ना आर्मी बिगाड़ पाएगी। अगली रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी यही है कि हम यहाँ डटे हुए हैं। जब तक सरकार हमारे शहीद के परिवार को 25 लाख का मुआवजा नहीं दे देती, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देती हैं, वहाँ जाएं और यहाँ से हम जाएं। हम ये चाहते हैं। तो आपने 144 धारा लगा के देख ली, बैरिकेड लगा के देख लिए, और मिर्ची का पानी की बुछाड़े, गंदे पानी की, और उसमें मिर्ची डाल के बुछाड़े करके भी देख लिया। लेकिन आपने जो भी करना था वो कर लिया। लेकिन किसानों ने जो मुकाबला था, जबर का मुकाबला सब्र से किया। इससे ज़्यादा अगर प्रशासन दोबारा से किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करता है या बातचीत करने का रास्ता खोलता है तो दोबारा से बातचीत करेंगे? बिल्कुल। किसान कभी भी, आज तक 1 साल हो गया हमारे को, हम रेलवे ट्रैक पर पंजाब में बैठे रहे। जब हम ये 10 यहाँ से खावांगे, चाहे आड़ा भी ना लागो, चाहे ये आज मान लो खट्टर साहब, जिस दिन हमारा फैसला हो जाएगा जो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। किसान मजदूर अपना टिकरी बॉर्डर पर मैन धरना है और हमारी लड़ाई मैन और है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सुदेश कंडेला। हरियाणा से हमारे नुमाइंदे हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, करनाल में किसानों के एहतजाज का दूसरा दिन, कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? जी बिल्कुल हिमांशु, ये बताया किसानों के एहतजाज का करनाल में दूसरा दिन है, सिचुएशन कैसी देखने को मिल रही? देखिए, करनाल के अंदर जो जिला सचिवालय है उसके बाहर पक्का मोर्चा किसानों का लग चुका है और पक्के मोर्चे के साथ पहरा दे रहे हैं दूसरी तरफ जवान। यानी कि किसान बैठे हैं जिला सचिवालय के बाहर, और जिला सचिवालय के बाहर और अंदर जो जवान हैं, अलग अलग फोर्सेज हैं, वो तैनात कर दी गई है। रणनीति अब बनानी है सरकार को, प्रशासन को, कि किसान कितनी देर यहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि किसान एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जिस एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ था उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए। तो ये प्रशासन और सरकार फिलहाल मांग मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक किसानों का कहना है कि यहीं पर हम पक्के मोर्चे के साथ
डटे रहेंगे। तमाम जो किसान नेता हैं, योगेंद्र यादव हो गए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो गए, बलदेव सिरसा हो गए, सभी सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रशासन दोपहर के समय शायद कल की तरह एक बार फिर से बातचीत के लिए बुला सकता है, लेकिन अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर आना फिर से शुरू हो गए हैं और संख्या बढ़ने लगी है। लंगर की व्यवस्था यहाँ पर है, टेंट की व्यवस्था यहाँ पर है, ताकि आम जनता जो किसान यहाँ पर पहुंचे उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल हिमांशु, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात आइंदा साल की शुरुआत में होंगे। सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने में जुट गई हैं। बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी रियासत की सियासत में महवर तस्वुर की जाती है, तो एमआईएम के अखाड़े में कूदने से मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के सहरोज़ा उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज सुल्तानपुर जाएंगे, जहां पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कारकुनान से मुलाकात भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि आज असदुद्दीन ओवैसी के दौरे का दूसरा दिन है, इस हवाले से उनका शेड्यूल क्या कुछ रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिसको लेकर सुल्तानपुर में भी तैयारियां बृहद स्तर पर की जा चुकी हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे ओद्रा गांव में, जहां पर लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के घर जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोटरों को लुभाने की कवायद में जुट गए हैं, तो उसी में असदुद्दीन ओवैसी भी अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ दलित वर्ग और ऐसे वर्गों को साधने की जो कवायद शुरू की गई है, उसको लेकर साफ जाहिर होता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। एक मंच पर एक साथ ऐसे संगठन को लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको देख करके आज ये दौरा जो है किया गया है। आज सुल्तानपुर है, कल इनका दौरा बाराबंकी होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अयोध्या से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की शुरुआत किए थे ओवैसी, उसको लेकर के 2022 का जो मिशन है उसको सफल बनाने के लिए एक अपना मजबूत किला जो है उसको करने की कवायद में आज शुरुआत की गई है, जिसको लेकर के सुल्तानपुर में भी काफी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। जगह जगह कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए हुजूम लगा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, कोरोना के बाद अब वायरल फीवर और डेंगू बुखार का कहर जारी है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में इन दिनों अस्पताल खाली नहीं है। ज्यादा बच्चे वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में अब तक 55 अफराद की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। एक दावे के मुताबिक यूपी में अब तक 100 के करीब लोग बुखार से जाबहक हो चुके हैं। करीब 500 अफराद फिरोजाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। दीगर शहरों के भी यही हाल है। बिहार में बड़ी तेजी से वायरल फीवर बुखार फैल रहा है। मुख्तलिफ रियासतों में इस नई वबा से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है इंतज़ामिया और रियासती हुकूमतों के लाख कोशिशों के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। तो आपको बता दें कि वायरल फीवर की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। कोरोना वबा के बाद अब डेंगू बुखार, वायरल फीवर का कहर जारी है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये तीनों ही रियासतें जो है इस वायरल फीवर से काफ़ी ज़्यादा कहर में मुब्तला हो गई है। इन दिनों अस्पताल खाली नहीं है और बच्चे ज़्यादा शिकार हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे देवेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये बताएं कि क्योंकि 3 रियासतें जो है इस वायरल फीवर से, डेंगू बुखार से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस वजह से हॉस्पिटल्स का भी जो है जगह खाली नहीं है, तो क्या वजह है कि अभी तक इस हवाले से जो सेहत महकमे सेहत है वो सही तरह से पता नहीं लगा पा रही है कि क्या वजह है इस बुखार की? बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे पहले आंकड़े आए थे उसके बाद जो है कहीं ना कहीं विभाग में हड़कंप मचा था, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये वायरल फीवर ही है, इसके अलावा अगर डेंगू है और या और कुछ है।
लेकिन अभी भी जांच जारी है, अभी भी कई मामलों पर जांच की जा रही है। हाँ, हालांकि जो जिस तरीके से जो है कोविड की भी जांच की जा रही है, अभी तक कोविड का इसमें कोई मरीज नहीं पाया गया है, लेकिन जो स्थिति है वो 50 का आंकड़ा फिरोजाबाद पार कर चुका है मौतों का। इसके अलावा जो विभाग है, तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, दर्जनों टीमें लगी हैं, शासन से कई अधिकारी बड़े आ चुके हैं, प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी आ चुके हैं, तो मुख्यमंत्री खुद आ चुके हैं। तो ऐसे में जहां तक सवाल है प्रशासन का, तो वो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन अभी तक आंकड़ा जिस तरीके से बीमारी का है वो घट नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे से कब्ल सीएम अलीगढ़ का दौरा करेंगे और पीएम मोदी के दौरे के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।